नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला के इस नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ आप सबका स्वागत। और ये मुद्दा आपकी ज़िंदगी से सीधा जुड़ा है। ये एक ऐसा मुद्दा जहां हम आपके लिए लाए हैं एक अद्भुत ऑफर, एक अद्भुत प्रस्तुति, एक अद्भुत उपहार, एक ऐसा उपहार जिसे हम थामे बैठे हैं अपने हाथों में और आपको सौंपना चाहते हैं। बस आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है और हाथ बढ़ाकर ये उपहार प्राप्त करना है। और ये एक ऐसा उपहार आपको दे रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, जो आपके किस्मत बदल देगा, जो आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगा देगा, जो आपके भविष्य के सुनहरे सपने को साकार कर देगा। दोस्तों, जी हाँ, आपको पता ही है, हम बात कर रहे हैं आज व्याख्याता स्कूल शिक्षा के लिए। आपके पास एक ऐसा अवसर जहां पर आप सीधे राजपत्रित अधिकारी बनकर अपने कैरियर को शुरू कर सकते हैं। तो आपको अपना हुनर आजमाना है, मुट्ठी कस के बंद करके इस सफलता को पकड़ के रखना है। मुस्कुराता हुआ भाग्य आपका स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहा है। महज 2 या 3 महीने अब आपके पास शेष बचे हैं और इन 2-3 महीनों में आप जो तय कर लेंगे वो हासिल करके दिखा देंगे। आज इस पूरे एपिसोड में ध्यान लगाकर सुनिएगा। स्कूल शिक्षा के व्याख्याता बनने के लिए हमने पूरी शोध किया है कि किस तरह स्कूल व्याख्याता के लिए क्या क्या तैयारियां आपको करनी चाहिए, किस तरह आप इसमें डूबें, किस तरह आप इसमें काम करें। बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स और बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपने देखे होंगे, लेकिन हम इस मुद्दे पर जो बात कर रहे हैं आपसे, उसमें हमने पूरी आरपीएससी के द्वारा जारी की जाने वाली उन सारी सूचनाओं के साथ आपको किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह नेगेटिव मार्किंग से बचना है, किस तरह एक एक मुद्दे पर एक एक अंक के लिए अपने मेरिट को ऊपर ले जाना है, इन सारे मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे। तो आइए, मुस्कुराइए और हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे कि आप अपने कैरियर की उड़ान के लिए कितनी तैयारी कर चुके हैं। आप देख ही रहे हैं, हम राजनीति विज्ञान से लेकर अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र से लेकर बाकी सारे विषयों पर जितनी व्याख्याताओं की भर्ती के लिए पद निकले हैं, उन सारे पदों पर हम बात करने के लिए आपके पास उपस्थित हैं। लेकिन दोस्तों, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में जो चीज़ आपको बताई गई है, उन सब मुद्दों को भी आपको उठाना पड़ेगा, उन सारे मुद्दों पर भी आपको बात करनी पड़ेगी और आपको काम करना पड़ेगा। कहते हैं, स्वर्ग केवल उसे ही मिलता है जो स्वर्ग के रास्ते पर चलता है। बैठकर बात करने से, केवल जवानी जमा खर्च कर देने से, सैद्धांतिक क्रियाएं कर देने से, खूब पढ़ने की बात कर लेने से, खूब लिखने की बात कर लेने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता है आप में से लाखों विद्यार्थियों के पास ये हुनर है, ये शक्ति है कि आप अपनी ताकत के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो करने की आपकी इच्छा है। प्रबल शक्ति अगर आपके पास है, प्रबल इच्छा आपके पास है, तो निश्चित तौर पर आप इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, जमीन पर उतरना जरूरी है। केवल बात कर लेने से, दिन में संकल्प लिया, जैसे नए वर्ष की शुरुआत में होता है, 31 दिसंबर जब आता है तो हम 1 जनवरी के लिए बहुत सारे नए नए संकल्प करते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, रात को समय पर सोएंगे, समय पर भोजन करेंगे, वॉकिंग करेंगे, शरीर का ध्यान रखेंगे, पढ़ने का ध्यान रखेंगे। पता नहीं, एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट हम नए साल के लिए संकल्प के रूप में तैयार कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, वो संकल्प हमारे हाथ से फिसलने लगते हैं और फिर हम उस साल के अंतिम दिवस पर जाकर जब मूल्यांकन करते हैं तो पता लगता है कि समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल गया, हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, इस बार अपने समय को मुट्ठी में कसकर रखिए और रेत की तरह मत फिसलने दीजिए। समय निकलेगा, लेकिन हर दिन, हर पल, हर घंटा जो आप पढ़ाई में झोंक रहे हैं अपने आप को, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो उपयोगी होना चाहिए और आप उस पर काम करके दिखाएं। ऐसी स्थिति बननी चाहिए।
राजस्थान सरकार ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो विज्ञापन जारी किया था, आपको पता ही है, 6,000 से ज़्यादा पद, 6,000 लगभग 6,000 पदों की रिक्तियाँ इसमें जारी हुई हैं। और इन रिक्तियों में हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, भौतिकी, वाणिज्य, अंग्रेजी, कृषि, इन सारे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। होम साइंस भी, केमिस्ट्री भी इसमें शामिल है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इन विषयों पर और इनसे होने वाली रिक्तियों के बारे में कुछ और चीज़ें भी आपको बताना चाहता हूँ। केवल इस पर फोकस नहीं करना है कि केवल 6,000 पद हैं और इन 6,000 पदों से ही आपका काम चलने वाला है। और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, और अपनी नवीनतम जो आपके पास सूचना शायद न हो, लेकिन मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। नवीनतम जानकारी है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल हैं, उनमें लगभग व्याख्याताओं की 15,000 रिक्तियां शेष हैं। 15,000 वैकेंसीज हैं टोटल व्याख्याता स्कूल शिक्षा की, करीब करीब। तो और 6,000 का रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो अब दो संभावनाएं बनती हैं। एक संभावना यह है कि सरकार एन मौके पर कुछ रिक्तियों की संख्या बढ़ा दे। दूसरी संभावना यह बनती है कि जो कैंडिडेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनमें बाद में से 6,000 के बाद जो बची हुई वैकेंसियां हैं, उनमें से आरक्षित सूची जारी करके उनमें से चयन कर ले। तो मैं ये सूचना आपको इसलिए दे रहा हूं कि केवल इस बात से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि वैकेंसी 6,000 हैं। मुझे मालूम है लगभग 6 लाख विद्यार्थियों ने या 6 लाख प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने इसमें अप्लाई कर रखा है, और ये बहुत बड़ी संख्या है। आपको इन 6 लाख लोगों में से अपने लिए जगह चुननी है और जगह बनानी है। और मुझे मालूम है आप में से हर आदमी स्पेशल है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेष योग्यताएं, क्षमताएं रखता है। भाई साहब, आप अगर स्पेशल नहीं होते, मैडम अगर आप स्पेशल नहीं होती, तो उन 6 लाख में ही क्यों आते? 60 लाख और भी तो पीछे छूटे हुए हैं। 2 करोड़ लोग पीछे और भी तो बचे हुए हैं। 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया। इसका मतलब यह है कि वो 6 लाख लोग कम से कम वो है जो एलिजिबल हैं, और आप एलिजिबिलिटी के पहले स्टेप पर क्लियर हो गए हैं। तो आपको अब जो आगे की रेस तय करनी है, वो आपको यहां से शुरुआत करनी है। तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले आरपीएससी के द्वारा जो परीक्षा की तैयारियां आपको करनी हैं, और आरपीएससी जिस परीक्षा को अक्टूबर 2022 में दीपावली के आसपास कहीं जाके ये परीक्षा संभावना बन रही है। डेट अभी इसकी डिक्लेयर नहीं हुई है। कुछ परीक्षाओं की डेट्स डिक्लेयर हुई हैं, इसमें कुछ तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रही हैं। संभव है अक्टूबर या फिर नवंबर में हो जाए या दिसंबर में हो जाए, लेकिन अभी तक अक्टूबर की संभावना बन रही है। तो मतलब ये हुआ कि एक तरफ आप दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे होंगे, गणेश जी का पूजन कर रहे होंगे, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश का, और धन और वैभव की माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे होंगे, और आपका भाग्य आपके लिए रास्ते खोल कर खड़ा है। तो आइए हम दीपावली के उस पूजन के साथ साथ अपने भाग्य की लक्ष्मी को भी चेता लें, जगा लें, और हम कोशिश करें कि इस बार सफलता का ऐसा कीर्तिमान बनाएं, राजपत्रित अधिकारी के रूप में अपना कैरियर शुरू करें। मैं आपको कुछ थोड़ी देर और आपको आगे लिए चलता हूं। एक गजेटेड ऑफिसर के रूप में स्कूल व्याख्याता के साथ अपना कैरियर शुरू करने का अर्थ होगा आपके पास ऊंचाइयों की अनंत संभावनाएं होंगी, पदोन्नति की अनंत संभावनाएं होंगी। पिछले 5-7 वर्षों में जिस तरह का ट्रेंड देखा गया है, जो हमारे आरक्षित वर्ग के साथी थे व्याख्याता स्कूल शिक्षा में, वो राजपत्रित अधिकारी के पद पे थे, और उनमें से अनेक लोग 5 वर्ष से 7 वर्ष की सेवा के बाद ही प्रिंसिपल बन गए। सामान्य वर्ग में 12 से 14 साल की उम्र में आप प्रिंसिपल, नौकरी करने के बाद प्रिंसिपल बन जाएंगे। अगर आप इसी क्रम से लगातार, और कोई व्यवधान उसमें कैरियर में आपने पैदा नहीं किया अपने लिए, तो आप 20 साल 22 साल की उम्र सेवा नौकरी करने के बाद, व्याख्याता स्कूल शिक्षा, प्रिंसिपल स्कूल शिक्षा का पूरा करने के बाद आप जिला शिक्षा अधिकारी यानी चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको जिला शिक्षा अधिकारी का पद कहा जाता है, वहां तक पहुंच जाएंगे। कैरियर रिटायरमेंट की उम्र तक अगर आपने इस उम्र में 22-24 साल की उम्र में आप व्याख्याता बनते हैं, तो आप रिटायरमेंट के एज तक जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर की पद तक पहुंचने के लिए हकदार हो जाएंगे। एक अनंत संभावनाओं वाला व्यापक कैरियर आपके सामने खड़ा है। और निश्चित तौर पर स्कूल शिक्षा के जो अन्य पद हैं, लेवल 1, लेवल 2 का जो पद है, उनके मुकाबले में यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक के जो पद हैं, उनके मुकाबले में स्कूल व्याख्याता का पद प्रतिष्ठा का पद है, राजपत्रित पद है। और साथ ही साथ वेतनमान की दृष्टि से बात करें तो वेतन भी बहुत सम्मानजनक वेतन इसमें आपको मिलने वाला है। तो तैयारी
आप पर निर्भर करेगी। और मुझे मालूम है आपने जो फॉर्म भरा है तो केवल सरकार को या आरपीएससी को फीस देने के लिए नहीं भरा है, आप तैयारी के लिए संकल्पित होकर दृढ़ संकल्प के साथ मेरे इस एपिसोड के साथ जुड़कर आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अपने साथियों के साथ तो कहें उनको वो देखें, लेकिन मैं आपको आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त को जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपने जीवन का अमृत महोत्सव मनाइए और व्याख्याता स्कूल शिक्षा बनकर अपने सपने साकार कीजिए। यह एपिसोड माइलस्टोन होगा आपके कैरियर को एस्टेब्लिश करने में। मेरा दावा है अगर आपने दृढ़ता पूर्वक ध्यान लगाकर मेरी एक एक बात को ध्यान से सुना और अगर आप बिना विचलित हुए, बिना इधर उधर अपना ध्यान डाइवर्ट किए हुए आपने अपने अध्ययन को फोकस कर लिया, तो सुनिश्चित मानकर चलिए सफलता का द्वार आपके दरवाजे पर होगा, सफलता की सीढ़ियां आपके पास होंगी और आप एक एक करके उन पर चढ़ते चले जाएंगे। तो हम क्या करें? सबसे पहले मेरी जो बात है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने जो स्टडी मटेरियल है उस पर फोकस करिए। आपको अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। क्या होता है कि जब कभी हम परीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं तो हम बहुत सारी तैयारी, सामान्य ज्ञान का एक पहला पेपर होगा, जनरल नॉलेज वाला जो आपका फर्स्ट पेपर है, उस पहले पेपर को आप जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता है कि उनमें डिटेलिंग कैसे है, मार्क्स कैसे डिवीजन किए गए हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है 2 पेपर इसमें होते हैं, एक जनरल स्टडीज का पेपर है और दूसरा आपके अपने सब्जेक्ट का पेपर है, जिसमें आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिस विषय पर भी आप बात कर रहे हैं उन सारे विषयों पर वो सेकंड पेपर होगा। लेकिन पहले हम जो क्वेश्चन पेपर है, जो पहला पेपर है, उस पर बात करेंगे। तो पहला पेपर जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण पेपर है और ये सबके लिए समान है। सब्जेक्ट वाइज जब आप जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट में डिवीजन हो जाएगा, तो वहां आप अपने विषय की मास्टरी दिखा सकेंगे और वहां अच्छे नंबर लेने का दावा कर पाएंगे। अच्छे नंबर बहुत सारे लोग हासिल भी कर लेते हैं। पता लगा कि सेकंड पेपर में जो आपका ऑप्शनल पेपर था उसमें तो आपने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन फर्स्ट पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट बाद में मिलते हैं जो कहते हैं कि सर उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई, उसमें कमजोर पड़ गया, ये पर्टिकुलर एक एरिया हमारा कमजोर पड़ गया, आदि आदि बहुत सारी बातें वो कहते रहते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा यही समय है जब आप बराबर फोकस कीजिए और बराबर ध्यान देकर इस बात की कोशिश कीजिए कि आपके जो अंक हैं उनका प्रॉपर डिवीजन हो, उनमें किसी भी प्रकार का विभाजन, असंतुलन नहीं होना चाहिए। अगर वो असंतुलन होगा तो फिर आपके लिए उसमें कठिनाइयां पैदा होंगी और आपके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आपका जो पहला पेपर है वो क्या है? पहले पेपर में आपके पास ज्योग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये 80 नंबर का पहला पार्ट है। यानी फर्स्ट पेपर में जो आपका जीके का पेपर है, उस जीके के पेपर का ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पर आपको फोकस करना है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, राजस्थान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, राजस्थान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, राजस्थान की कला संस्कृति कैसी है, खेतीबाड़ी कैसी है, राजस्थान में सिंचाई का स्वरूप कैसा है, शिक्षा, चिकित्सा, एक बड़ा क्षेत्र है। तो आपको इन पर फोकस करने की आवश्यकता है। राजस्थान को आप अपन तो देसी भाषा में बात कर लें, घोटकर राजस्थान के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजस्थान की नॉलेज से संबंधित सारे विषय सामग्री को घोटकर अपने दिमाग में स्थापित कर लीजिए, उसके एक एक हिस्से पर फोकस कीजिए। दूसरा पार्ट है उसका कल्चरल अफेयर ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के समय में समसामयिक जो सामग्री है, विषय, उन पर फोकस करना है। राजस्थान के कौन कौन खिलाड़ी हैं, अभी राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के कौन से खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान का वो कौन सा सपूत है जो अब देश का अगला उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है, आपको पता होना चाहिए इस विषय पर। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के कौन कौन से मंत्री केंद्र में काम कर रहे हैं। राजस्थान के लिए रिमार्केबल काम करने वाले कला संस्कृति के युवा लोग, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा, ऐसे क्षेत्रों में अनंत लोग हैं जो उपलब्धियां अर्जित कर रहे हैं करंट अफेयर्स के रूप में। राजस्थान की इस करंट अफेयर की पृष्ठभूमि का 20 नंबर हैं। तो याद रखिएगा, पहला हुआ, पहला पार्ट ए, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, 80 मार्क्स हैं उसके।
और दूसरा जो पार्ट है वो आप देख ही रहे हैं, सेकंड पार्ट है उसका, उस पर 20 मार्क्स हैं, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तीसरा है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो 100 नंबर राजस्थान पर हैं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, 100 मार्क्स कैरिड फॉर राजस्थान। राजस्थान पर अगर आप फोकस कर लेंगे तो अपने पहले पेपर में 50% सफलता आपके हिस्से में पहले ही अंकित हो जाएगी। मैं इसलिए भी कह रहा हूं यह बात कि राजस्थान से बाहर से आने वाले जो लोग होंगे उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज शायद न हो पाए, हो जाए तो उनको बहुत विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, बार बार जुटना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास जन्म से राजस्थान की पृष्ठभूमि है अगर, तो आप राजस्थान की मिट्टी की खुशबू से लेकर राजस्थान की कला, संस्कृति, मेले और यहाँ के जो खूबसूरत यहाँ के परिवेश हैं उन सबसे स्वाभाविक रूप से परिचित हैं। दादी नानी से कहानियां सुनी है आपने, स्कूल में शिक्षकों के साथ आपने इंटरेक्शन किया है, कॉलेज में आपने अपने साथियों के साथ इंटरेक्शन किया, तो आपके पास एक बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को साउंड कीजिए, उसको टच कीजिए, उसको फ्रेश कीजिए और उसके साथ उसमें एडिशन कीजिए, अल्ट्रेशन कीजिए। आपके पास अगर नॉलेज के रेफरेंस में पुरानी तथ्य हैं, पुराने फिगर्स हैं, तो उनको रीचेक कीजिए और रीचेक करने के बाद आप रिफ्रेश करके अपनी नॉलेज को, जैसे हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं, हमें मोबाइल को फॉर्मेट कर देते हैं ताकि पुरानी चीजें हटें और नई चीजें एस्टेब्लिश हो जाएं, इसी तरह से अपने ज्ञान को रिफ्रेश कीजिए। पुरानी सूचनाएं, पुराना ज्ञान, पुराने तथ्य हटाइए और नए ज्ञान, नई सूचनाओं के साथ राजस्थान के ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज को साउंड कीजिए। 80 मार्क्स और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान 20 मार्क्स, यानी 100 नंबर। ये 100 नंबर आपको बहुत लोगों से आगे ले जाएंगे। अगर आपने दावे के साथ तैयारी कर ली, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं, पहला पेपर ही आपकी मेरिट को उछाल देगा। फोकस कीजिए इस पर, राजस्थान पर। आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, उस पर हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो आप इसमें काम कीजिए, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड 60 नंबर हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी पर 40 नंबर हैं। बीएड आप सबने किया है, तो बीएड के रेफरेंस में एजुकेशनल साइकोलॉजी पर हम बात करेंगे, उसके 40 मार्क्स हैं। तो बीएड के जो नॉलेज है आपकी, उसमें से बहुत सारे सवाल होंगे और सभी बराबर के होंगे, उसमें सभी लोग एक जैसे ही स्टेज पर खड़े हैं। लेकिन अगर आपने गंभीरतापूर्वक बीएड में किए गए अध्ययन को रिफ्रेश किया, रिकॉल किया, वापस से अपनी उन पुस्तकों को दोहराया, तो फिर आपके पास एक अच्छा अवसर होगा। यानी अब आपके पास अवसर हो गया, 140 नंबर आपके पास आपकी मुट्ठी में होंगे। अब रह गया सवाल 60 नंबर का, यानी 60 नंबर जो वर्ल्ड और इंडिया से रिलेटेड हैं, सामान्य ज्ञान से, उन पर वही सारे सवाल दोहराए जाएं, बार बार उन पर फोकस करें, जो लगातार करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं, बात जिन पर होती रहती है। देश की राजनीति से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक, देश की सुरक्षा व्यवस्था तक, सीमाओं पर हमारी उपलब्धियों तक, अनंत ऐसे क्षेत्र हैं। इसरो जो हमारी अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा है, कृषि जगत, आर्थिक आत्मनिर्भरता, बैंकिंग, अनेक विषय हैं जिन विषयों पर आपका ध्यान होना चाहिए। अब सवाल उठेगा ये कि इन सारे जो नॉलेज है आपको, ये खासतौर पर करंट अफेयर की जो नॉलेज है वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान की, ये कहाँ से मिले? क्योंकि आपके पास जो इशू है वो ये है कि आप केवल उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन मुद्दों को हम बुक्स में देख रहे थे। अब किताबों की एक लिमिट है, बुक्स की एक लिमिट है। आपके पास जो किताब आई है और जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका एडिशन 4 महीने 6 महीने पुराना होगा, लेकिन जो अखबार आपके पास आता है वो रात को छपा और सवेरे आपकी टेबल पर होता है। जो न्यूज चैनल आपके पास हैं वो आपके सामने होता है, तुरंत घटना हुई और इमीडिएटली सामने आ जाती हैं। तो अपने आप को ध्यान से तैयार कीजिएगा। इस साल जैसे हमने चर्चा की थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, जब आप तैयारी करें तो किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। लगभग 7 लाख लोगों को ऐसी उम्मीद है कि स्कूल शिक्षा के लिए फॉर्म भरे हैं उन्होंने, और पिछला जो ट्रेंड है वो ये बताता है कि 70% से लेकर 80% के बीच में अटेंडेंस रहती है। इसका मतलब करीब करीब 5 से 5.5 लाख लोग, 5 लाख लोग तो कम से कम मान के चलें आप कि 5 लाख लोग विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आप पिछले वर्षों के अपने विषय के और जीके के, सामान्य के
उनके पेपर्स को डाउनलोड करें, या आपकी किताबें अगर उपलब्ध हैं तो वहाँ से देखें, या मार्केट से परचेज करें। लेकिन आपके पास पिछले वर्षों के आरपीएससी के संबंधित विषय के और सामान्य ज्ञान के पेपर होने चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझने में फायदा मिलेगा। पेपर का पैटर्न समझने में फायदा मिलेगा तो आपका आधा ध्यान उस पर, जो परीक्षा के समय जो टेंशन होने वाला है उससे आप बच जाएंगे। वैसे मैं आज एक समाचार पढ़ रहा था, और आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, मेरी तो आपके साथ, मेरी आवाज़ आपके साथ जुड़ी हुई है। 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई ने और हमारे अजमेर बोर्ड ने भी व्यवस्था कर रखी है कि वो जो पेपर देने वाले बच्चे आते हैं उनको 15 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3.25 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, और वो 15 मिनट उनको इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो शुरू के 15 मिनट वो आराम से कैंडिडेट उस पेपर को पढ़ ले, और फिर वो परीक्षा देने के लिए जो 3 घंटे का समय है वह स्टार्ट होता है। मेरा अपना अनुभव ये कह रहा है, अब जो परिस्थितियां बनी हैं, जो बदलाव आया है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक होने के नाते, एक ट्रेनर होने के नाते, एक कंसल्टेंट होने के नाते, कॉलेज टीचर होने के नाते, स्कूल टीचर होने के नाते मेरा ये अपना मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने वाली संस्थाओं को अपने कैंडिडेट्स के लिए पेपर पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। वो 15 मिनट का समय जैसे आप स्कूल शिक्षा में दे रहे थे, सीबीएसई में दे रहे हो, ठीक इसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप इस तरह का समय रखिए, क्योंकि आपके पास पेपर शीट बहुत बड़ी होती है, पेपर बहुत बड़ा होता है, उसमें 200 पे क्वेश्चन हैं, 300 क्वेश्चन है, अलग अलग डिपेंड करता है किस में कितने क्वेश्चन हैं। तो कम से कम आराम के साथ कैंडिडेट पहले उन प्रश्नों को पढ़ ले और उसके बाद उसको अटेंड करे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। आपको भी जहाँ कहीं मौका मिले आप भी अपनी बात सरकार तक पहुँचाइए, हम भी आपकी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरा तो ये वीडियो ही पब्लिक में जा रहा है तो मेरी सरकार से दरखास्त है, गुजारिश है, उन रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी गुजारिश है कि कृपया प्रतियोगी परीक्षा में श्रेष्ठ चयन करने के लिए, अच्छे प्रतियोगियों को भाग लेने के लिए और वो कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा पेपर दे सकें, उसके लिए 15 मिनट का समय पेपर पढ़ने के लिए दीजिए। अब आपने जब पेपर डाउनलोड कर लिया, उसको पढ़ लिया है, तो आप इन पेपर को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। पहला, जैसा मैंने जिक्र किया, पहला पेपर सभी के लिए कॉमन है, और पहले पेपर में अगर आप बात करेंगे तो उसमें 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं फर्स्ट, वो 15 प्रश्न राजस्थान और राजस्थान के इतिहास पर फोकस करने वाले होते हैं। और आप देख ही रहे हैं सरकार कितनी कमिटेड है। मैंने ये खासतौर पर हमारी जो टीम है उन साथियों से कहा था, आपने भी आज के अखबारों में भी है और कल भी ये सरकार का विज्ञापन है, और इस विज्ञापन में आप देखिए कि यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है वो जगह जहाँ पर हम बात कर रहा हूँ कि स्कूल शिक्षा में अक्टूबर में परीक्षा, स्कूल व्याख्याता की परीक्षाओं के लिए फोकस किया गया है। वैसे तो इसमें सारे पदों की अलग अलग सरकार ने विज्ञापन देकर बताया कि हम अब तक 1,29,000 लोगों को नियुक्तियां दे चुके हैं और 1 लाख पदों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। और जिन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है उसमें व्याख्याता स्कूल शिक्षा के 6,000 पदों के बारे में ये बात इसमें कुल मिला के रखी गई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 6,000 पदों के रिक्रूटमेंट के रेफरेंस के साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो हम और मुद्दों को भी फोकस करेंगे, बाकी रिक्रूटमेंट अन्य पदों के लिए उन पर भी दूसरे एपिसोड्स में बात करेंगे, क्योंकि आप, मुझे पता है आप केवल स्कूल व्याख्याता के लिए नहीं, लेवल 1 लेवल 2 सभी के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो कुछ चीज़ें तो इसमें कॉमन मिल जाएंगी। आज के एपिसोड में जो हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो में आज बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन हैं, लेकिन फिर भी कुछ अलग से होंगे, उन मुद्दों पर अलग से बात हम करेंगे। तो देखिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ यह है कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहले आपको जो 15 प्रश्न थे वो मैंने आपसे जिक्र किया था, वो पहले 15 प्रश्न हमने देखा कि राजस्थान के इतिहास पर होंगे। उसके बाद आपको जो दूसरा फोकस करना है वो ये कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में राजस्थान के रेफरेंस में बात करिए। 19 स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम जो हमारा था, ये सारी बात मैं पहले पेपर के बारे में कर रहा हूँ।
स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 और राजस्थान के क्या रेफरेंसेज रहे थे, फिर से याद करें, फिर से दोहरा देता हूँ। 1857 का जो पहला संग्राम था, हमारा आज़ादी का पहला आंदोलन था, उसमें देश भर में जो घटनाएं हुई थी उन पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं कि राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, उन पर फोकस कीजिए। किसान और श्रमिकों का आंदोलन क्या हुआ था, विजय सिंह और उस समय के जो हमारे राजस्थान की ओर से स्वतंत्रता सेनानी थे, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह, जोरावर सिंह बारठ, ये इन पर फोकस कीजिए। फिर शिवाजी और मराठा साम्राज्य ने राजस्थान में कैसे हस्तक्षेप किया था, उस पर बात कीजिए। और फिर राजपूत राजनीति 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का राजस्थान का समाज, इस पर आपको फोकस करना है। तो ये जो प्रश्न हैं, ये पर्टिकुलर इन क्षेत्रों पर और इन विषयों पर आपको फोकस करने की आवश्यकता होगी। आप जब इन सब पर फोकस कर रहे होंगे तो सामान्य तौर पर 10 जो अलग अलग प्रश्नों की संख्या भी हमने दी हुई है, और आपके पास जो आरपीएससी से जो आपने पेपर विज्ञापन का जो पार्ट निकाला था, उसमें भी आप सुरक्षित होगा, उसको निकालिएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस फील्ड में कितने सवाल पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी उस पर कितनी होनी चाहिए, वो आप उसको गौर कीजिएगा। इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन पर भी आपको फोकस करना है। मुगल काल में शिक्षा, भाषा, साहित्य, कला और स्थापत्य कला क्या थी राजस्थान की, उस पर आपको फोकस करना है। रीजनिंग में 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं और इनमें रीजनिंग और गणित का पार्ट है ये, क्योंकि गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये आप चाहे किसी भी विषय के व्याख्याता बनने जा रहे हो, राजपत्रित व्याख्याता के रूप में काम करने जा रहे हो, लेकिन एक जनरल सेंस, एक जनरल नॉलेज, एक सामान्य एटीट्यूड हमारा सारे विषयों पर होना चाहिए। इसलिए रीजनिंग और गणित पर इसमें प्रश्न रखे गए हैं। रीजनिंग पर इसमें 2 से 3 सवाल होते हैं और गणित पर 9-10 सवाल होते हैं। तो थोड़ी मैथमेटिक्स पर भी मशक्कत कर लीजिएगा। गणित विज्ञान वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी ठीक ठाक होगी, कॉमर्स वालों भी हो सकती है, आर्ट्स वालों को दिक्कत आती है इसमें। तो आप अपनी सामान्य जो गणित है उसको इम्प्रूव कीजिए ताकि आप 9-10 सवाल गणित में अटेंड कर सकें और 2-3 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। सामान्य विज्ञान के भी कुछ सवाल इसमें आते हैं जो मूल रूप से सिद्धांतों और अनुप्रेरकों के पर आधारित होते हैं, अनुप्रयोगों पर आधारित होते हैं। तो आप 4 से 7 सवाल इस पर जुड़े हुए होते हैं करीब करीब। तो सामान्य ज्ञान का जो हमारा पेपर है वो आपके कैरियर की तैयारी, कैरियर की दिशा को बदल सकता है अगर आपने उस पर पूरी तरह से फोकस किया है। सामान्य ज्ञान का जो विषय है हमारा, अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तो हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से लीड हमारे हाथ में होगी। पहला पेपर अगर हमारा बहुत बेहतरीन हो गया है तो मान लीजिए कि लीड हमारे हाथ में आ गई है, क्योंकि पहला पेपर ही, बाकी सारे लोगों के पास तो अपना अपना विषय का तो सबके पास तैयारी अच्छी होती है, कहने की बात ही नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है तो जाहिर सी बात है कि पीजी अच्छी होगी तो आपकी नॉलेज पीजी के अन्य लोगों के मुकाबले में बेहतर होगी। लेकिन पहला जो पेपर था उसमें ऑल द पीपुल आर सेलिंग इन द सेम बोट, सभी लोग एक ही जहाज में तैर रहे हैं। दूसरा जहाज, दूसरी नाव तो फिर सबकी अलग अलग है, वहां तो फिर आप अपनी ताकत दिखाइए और बाकी साथियों से आगे निकल जाइए। लेकिन जिस एक जहाज में बैठकर, जिस एक पेपर में, एक लेवल पर आप काम कर रहे हैं, वहीं पर आपकी कुशलता, आपकी कुशाग्रता, आपकी बुद्धि का कौशल, आपकी रणनीति, ये सब उसमें शामिल होंगी और उसी पर आपका कैरियर डिपेंड करेगा। यह आपको मालूम ही है कि स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं होते हैं, राजस्थान में भी बंद हो गए हैं, सभी जगह बंद कर दिए गए हैं। तो स्कूल लेक्चरर में जब इंटरव्यू नहीं है तो फिर क्या करेंगे? सिलेक्शन किससे होने जा रहा है? बोलिए आप, आपके रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर। तो अब आपका सारा फोकस इसी पर होना है। पहले ये एक गुंजाइश हुआ करती थी कि रिटन एग्जामिनेशन की भी एक मेरिट बनती थी, उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर चयन के लिए कुछ नंबर वहां भी होते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। तो अब आपके पास पूरा अवसर जो है वो पूरा फोकस इसी बात पर है कि आप अपने रिटन एग्जामिनेशन के पेपर्स को बेहतरीन ढंग से हैंडल करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। आरपीएससी में अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो कितने पेपर होते हैं ये हम बात कर चुके हैं। 2 पेपर होते हैं स्कूल व्याख्याता के लिए। पहला सामान्य ज्ञान का पेपर है और दूसरा आपका अपने सब्जेक्ट का पेपर होगा।
अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो यह है कि क्या आरपीएससी के स्कूल लेक्चर भर्ती में नेगेटिव मार्किंग होती है, नकारात्मक अंकन होता है? इसका उत्तर है जी हां, आपके नकारात्मक अंकन लागू होता है। प्रत्येक गलत उत्तर पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है। अगर मेरे दोस्तों को पहले से नहीं मालूम है तो ध्यान रख लें, और जिनको जो पहली बार अपियर हो रहे हैं, हो सकता है आपके ध्यान में पढ़ने में नहीं आई हो ये बात, केयरफुली सुन लीजिए। नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने अटेंड नहीं किया तो कोई मार्क ना तो कटेगा ना जुड़ेगा, लेकिन अगर आपने अटेंड किया और गलत हो गया तो मार्क आपका 1/3 मार्क आपके कट जाएंगे। तो आप सावधानी पूर्वक उन प्रश्नों को, ये जो रणनीति का हिस्सा है ना, ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो इस पर डिपेंड करेगी। अगर आपने केयरफुली पेपर अटेंड किया, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, और नेगेटिव मार्किंग पर आपने ध्यान रखा, तो गलत प्रश्नों से बचिए। और जब गलत प्रश्नों से बचेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपकी मेरिट नीचे जाने की संभावना भी आपकी मेरिट में कम हो जाएगी। तो आप इस पर फोकस करेंगे। 6000 पदों पर हम काम कर रहे हैं स्कूल लेक्चर की भर्ती के लिए। चयन प्रक्रिया का जो आधार है, और जैसा मैंने आपसे कहा, ये 6000 पदों के बाद पद बढ़ भी सकते हैं, इसकी संभावनाएं भी हैं, और रिजर्व कोटे में से भी पद बढ़ने की संभावना रहती है। तो आप अपने लिए एक सफलता का मार्ग स्वयं निर्धारित कीजिए और आगे बढ़िए। आपको आरपीएससी के व्याख्याताओं के लिए जो पदों के बारे में हमने चर्चा की, उसके बारे में बात हो गई है। अब आपको जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम फोकस करेंगे कि ये जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? 2022 के आरपीएससी के एग्जामिनेशन में, व्याख्याता स्कूल शिक्षा के परीक्षा में, भर्ती की परीक्षा में क्या कोई बदलाव हुआ है? आपको ध्यान होना चाहिए, 2018 के बाद फिलहाल इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैटर्न में परिवर्तन नहीं किया गया है। 2018 से 2022 तक वही पैटर्न चलता चला आ रहा है। तो आपको पहला पेपर और दूसरा पेपर, दोनों पेपर में पैटर्न के आधार पर तैयारी करनी है। प्रश्नों की संख्या, उनका अंकन, इनके संबंध में आरपीएससी की वेबसाइट पर भी बहुत डिटेल में सूचना दी गई है। जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था तब भी विज्ञापन के साथ भी, और आप चाहें तो इस पूरे एपिसोड को भी आप रिजर्व कर सकते हैं और इसमें भी आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं। हमने जिन विषयों पर बात की थी उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसका जो पैटर्न होगा उस पर हमारी डिटेलिंग बात हो चुकी है। पेपर सेकंड पर आते हैं। अब हम सेकंड पेपर भी वही मल्टीपल चॉइस का है। अब एक बहुत अंतर आ गया। देखिए दोस्तों, जब हम लोग परीक्षा दिया कर रहे थे और आपकी तरह जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे थे, तब विश्वविद्यालय और कॉलेज में जिस तरह से रिटन एग्जाम होते हैं और लंबे लंबे पेपर भरे जाते हैं, ठीक उसी तरह का हमने भी परीक्षा दी है और 3 घंटे तक एक पूरा पेपर पढ़ते थे और उसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर हम दिया करते थे। उसमें छोटे बड़े सब तरह के सवाल थे, लेकिन वो लिखित परीक्षा हुआ करती थी। अब जो अंतर आ गया है वो कितना बड़ा अंतर आ गया है। अब जो अंतर आ गया वो अंतर ये आ गया है कि आपके पास सारा ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया है। तो आप रिटन करने के लिए, लंबा विस्तार पूर्वक लिखने के लिए कोई अवसर नहीं है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है। मल्टीपल चॉइस में आपके पास इसके मेरिट और डीमेरिट दोनों हैं। मेरिट ये है कि आप डेड श्योर हैं। प्रश्न नंबर 1 A, B, C, D 4 ऑप्शन है। आपने A को सेलेक्ट किया, आपको मालूम था, एक सेकंड में आपने अपना 2 नंबर का प्रश्न पक्का कर लिया, 2 नंबर का उत्तर पक्का कर लिया। लिखित परीक्षा में जब विस्तार से लिखते हैं तो इतनी जल्दी और इतना कैलकुलेटिव मार्किंग नहीं बनता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है सेकंड वाला, ये पहला पेपर भी ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा, सेकंड पेपर भी पूरा ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों ऑब्जेक्टिव है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, 1/3 नंबर कट जाते हैं, इसलिए आप कोई रिस्क नहीं लें। जब तक 100% पक्का न हो तब तक आप ये गलती न करें। वो टाइम गया जब आप लोग कहते थे तुक्का लग जाएगा। ये तुक्का लगना नहीं है। तुक्के में नंबर आपके कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जब तक पक्का नहीं कर लें, अपने आप को नॉलेज साउंड नहीं कर लें, और आपके पास समय होना चाहिए, तेजी के साथ जब आप
इसकी एक खास बात यह भी है कि जब 3 घंटे का जब पेपर है तो इस 3 घंटे के पेपर में आप अपना टाइम बचा के रखिए और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं उनके लिए आराम से फोकस कीजिए उन पर, तो आपके पास समय बचेगा। और जब आप पक्का नॉलेज को, मेरे पिछले एपिसोड्स में देखिएगा, मैंने आपसे कई बार कहा, मेमोरी प्रश्नों को, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है जिसका उत्तर, उसे समय दीजिए। जी हाँ, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं याद हो रहा है उसको समय दीजिए, अर्थात अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट होने दीजिए। 100% दावा है, मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पर, विभिन्न प्रकार की सर्वेज के आधार पर मैं आपसे फोकस करना चाहता हूं कि जिन प्रश्नों को आपने पहले पढ़ रखा है, तैयारी आपने की हुई है, किसी कारणवश आपके कंफ्यूजन के कारण आप उसका उत्तर भूल गए हैं, उस प्रश्न को रिकलेक्ट करने के लिए, उसका उत्तर याद करने के लिए समय दीजिए। समय देने पर आप थोड़ी देर बाद उस प्रश्न का उत्तर, सच, सही और करेक्ट उत्तर प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे और तब आपकी सिलेक्शन की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो आरपीएससी में इन विषयों पर जिन पर हमने बात की है, पहला पेपर आपका अपने सब्जेक्ट का, जनरल नॉलेज का, दूसरा आपके अपने सब्जेक्ट का है। इन पर आपको मालूम ही है कि आप इसकी जो योग्यता वो है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, वो आप जानते ही हैं, न्यूनतम योग्यता। लेकिन हमें जो समझने की बात है वो क्या है, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए रामबाण सूत्र क्या हैं? रामबाण सूत्र क्या है? रामबाण सूत्र का मतलब है कि आप जहां निशाना लगाएं और वो 100% सफल हो जाए। वैसे तो आप तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेज में जा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो सारे लोग 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक घर बैठकर तो काम इंतजार नहीं कर सकते। तो आपका काम भी कर रहे होंगे कहीं कुछ न कुछ, कोई पढ़ा रहा होगा, कोई व्यापार कर रहा होगा, कोई खेती कर रहा होगा, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा होगा, कुछ हाउस वाइफ्स होंगी। तो आपके पास जो समय था वो समय आपके पास, पिछला बहुत सारा समय आपके हाथ से निकल गया है, फिसल गया है। लेकिन अब पिन पॉइंटेड इश्यूज पर बात करने की जरूरत है। तो वो ये जो सफलता का, इसका जो रामबाण का जो पहला सूत्र है वो ये है कि सफलता प्राप्त करने का पहला मंत्र है कड़ी मेहनत करना, हार्ड लेबर। और जो हार्ड लेबर है ये फ्रूटलेस लेबर नहीं होनी चाहिए, ये फ्रूटलेस लेबर नहीं होनी चाहिए। आप परिश्रम कर रहे हैं और उसका परिणाम नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई साहब एक बात याद रखिएगा, स्मार्टफोन हाथ में रखने से कोई आदमी स्मार्ट नहीं हो जाता है, और फास्ट फूड खाने से कोई आदमी फास्ट नहीं हो जाता है कि साहब मैं तो फास्ट फूड खाता हूं इसलिए बहुत फास्ट हो गया, या मेरे हाथ में स्मार्टफोन है इसलिए मैं बड़ा स्मार्ट हो गया। ये नहीं है, ये तो सब प्रतीकात्मक चीजें हैं। कठोर मेहनत का मतलब है आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। अब आपके पास जो सफल होने वाले लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे ही हैं, और जो असफल होने वाले लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। जो मेरिट में आने वाले लोग हैं, जो चयनित होने के लिए कमर कसकर तैयार खड़े हैं, दे ऑल आर हैविंग 24 आवर्स ओनली। सभी के पास, हम सब के पास वही 24 घंटे हैं। तो फिर कठिन परिश्रम कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट कीजिए, एक एक पॉइंट पर एक एक मिनट का हिसाब रखना सीखिए और अपनी स्टडीज को फोकस कीजिए। दिन भर पहला पेपर भी नहीं पढ़ना है और दिन भर दूसरा पेपर भी नहीं पढ़ना है, रात भर नहीं जगना है, 24 घंटे नहीं पढ़ना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है। ये सारे काम, लाइफ के रूटीन के काम करते रहिए और फिर फोकस होकर आप तैयारी कीजिए। प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो गिव योर बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ दीजिए अपना। ओलंपिक्स में हमारे लंबी कूद के खिलाड़ी से पूछा गया था कि आपने कैसे सफलता प्राप्त की, तो उसने कहा कि मैंने अपने जीवन की पूरी ताकत, अपनी सारी ऊर्जा को, पूरी ताकत को अपने कलेजे में भर लिया, अपने फेफड़ों में भर लिया, और जब दौड़ लगा करके लंबी छलांग लगाई तो मैंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया और मैं सफल हो गया। आप गिव योर बेस्ट, कोई उसमें कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है। राइटिंग के मामले में भी कहा जाता है कि बेस्ट राइटिंग लिखिए, लेकिन यहां लिखने का कुछ नहीं है। तो आपको केवल पॉइंट्स में डॉट भरने हैं, और वो डॉट बहुत सावधानी से भरने हैं।
और आर्टिस्टिक डॉट नहीं भरने हैं, वो सफलता वाले डॉट भरने हैं, कलात्मक नहीं चाहिए उसमें सफलता वाले डॉट भरने हैं। तो सफल होने के लिए आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए अपनी कमियों को दूर करते रहें और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते रहें। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो फोकस करना है। सिलेबस को सामने रखिए टेबल पर, आप बार बार उनको चेक करते रहें। ऐसा नहीं हो कि आप पता लगे कि आप सिलेबस को छोड़ बैठे हैं और किसी दूसरे चीज पर काम करने लगे हैं। तो आप लगातार उस पर फोकस करते रहें, सिलेबस पे। अब सवाल उठता है कि बेहतर तैयारी कैसे करें। तो तैयारी तो सभी लोग करते हैं, सभी लोगों को करना है, आप कैसे करें, सबसे अच्छी तैयारी कैसे करें। तो जो तैयारी करने के लिए है उसमें सबसे पहली बात यह है कि अपने लर्निंग एटीट्यूड पर जोर दीजिए। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब जो आपने पढ़ा है फोकस कीजिए, मेमोरी शार्प हो आपकी। और मेमोरी शार्प बनाने के हर आदमी के अपने तरीके हो सकते हैं। आप भी अपना कोई तरीका इजाद कर दीजिए। कुछ लोग लिख कर याद करते हैं, कुछ बोल कर याद करते हैं, कुछ रिकॉर्ड करके याद करते हैं, कुछ अंडरलाइन करके याद करते हैं, कुछ मार्किंग करके करते हैं, कुछ नोट्स बनाने का काम करते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आपको याद होता हो उस पर फोकस कीजिए। अगर आपने किसी एक पैटर्न को पकड़ लिया और उस पर फॉलो करना शुरू किया, आपकी सफलता आपके पास होगी। बहुत घंटों तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, गुणात्मक लर्निंग, क्वालिटी लर्निंग कीजिए। 6 घंटे तक बैठ के पढ़ रहे हैं और जब खड़े हुए अपने साथी ने पूछना शुरू किया, किसी ने पूछा आपसे, तो थोड़ी देर बाद ही आपका डब्बा गोल हो गया। 6 घंटे क्यों पढ़े थे फिर आप 6 घंटे तक क्या करते रहे? 6 घंटे तक आप पन्ने पलटते रहे और कुछ भी याद नहीं हुआ। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। डोंट किल योर टाइम। अपने समय को मत मरने दीजिए, समय को समाप्त मत होने दीजिए, समय का प्रोडक्टिव यूज कीजिए। एक भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, थोड़ी दूर गए, गाड़ी पंचर हो गई, तो इधर उधर देखा, बारिश आ रही थी। आपको एक मज़ेदार किस्सा सुना रहा हूँ मैं। वो उनको लगा कि अब मुझे डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, लेकिन सामने उनको वाइन की दुकान दिख गई। तो गाड़ी पंचर करने के स्थान पे पहले गए, वाइन की दुकान पे गए, बैग वैग लिए, जमाया, और जमाने के बाद स्टेपनी चेंज की। स्टेपनी चेंज करने के लिए नीचे पहले उन्होंने गाड़ी के नीचे जैक लगा दिया था। जैक लगाने के बाद स्टेपनी बदल ली, पंचर पहिए को निकाला, बाहर रख दिया, नया जो पहिया था उसको लगाया, उसको कसा और जाकर के स्टीयरिंग पे बैठ गए। पूरी रात स्टीयरिंग घुमाते रहे, पूरी रात स्टीयरिंग। दूसरे दोस्त भी साथ बैठे हुए थे, पूरी रात स्टीयरिंग घुमाते रहे, हॉर्न बजाते रहे, गाड़ी का पहिया घूमता रहा। जब सूर्योदय हुआ तो दोस्तों ने पूछा, अरे यार ये क्या हुआ, हम अभी तक बड़ी चौपड़ पर खड़े हैं जयपुर में। दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ यार बहुत कमाल हो गया, ये तो धरती गोल है। बोलो, हम रात भर पूरी धरती पे घूमते रहे और वापस बड़ी चौपड़ पे आके खड़े हो गए। दोस्त नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद देखा जो गाड़ी के नीचे उन्होंने स्टेपनी बदलने के लिए जो सामग्री लगाई थी, जो व्हील हटाने के लिए जो उन्होंने जैक चढ़ाया था, जैक उतारना भूल गए और पहिए वहीं जैक चढ़ी हुई गाड़ी के पहिए घूमते रहे। मतलब पेट्रोल जला, समय खराब हुआ, पहिए घूमते रहे और एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस कहानी से, इस घटना से सीख लें। जैक लगाकर कोई तैयारी नहीं करनी है। आपको रिपीट किसी को बताना तो है नहीं, किसी को सुनाना नहीं है, किसी को ये नहीं दिखाना कि आप पढ़ रहे हैं, कोई फैशन तो है नहीं है। ये केवल आपका व्यक्तिगत तैयारी का तौर तरीका है। तो आपको इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनसे दूर रहिए, उनको बिल्कुल पास मत आने दीजिए। कोई आपको क्या कहेगा, इतनी देर बैठ के पढ़ रहा है, अरे कुछ नहीं होगा, 4 परीक्षाओं में बैठ चुका, कभी सफल नहीं हुआ। मैं आपको एक IAS ऑफिसर के उदाहरण बताऊं, जो सवाई माधोपुर से एक IAS ऑफिसर बने थे, 3rd ग्रेड टीचर थे, पूरी लाइफ में 3rd डिवीजन का कैरियर था, पूरी लाइफ में 10वीं से लेकर MA तक, और 3rd ग्रेड टीचर बन गए थे वो। और उसके बाद भी वो IAS की परीक्षा देते रहे। 7वें बार में IAS की परीक्षा में सेलेक्ट हो गए, चयन हो गया उनका, सवाई माधोपुर से थे वो। तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। लगातार कोशिश करते रहें, नेगेटिव फोर्सेज को, नेगेटिव आइडियाज को
नकारात्मक विचारों को अपने पास मत आने दीजिए। और फिर आप पढ़ाई के जो क्वालिटी के जो आवर्स हैं उनको फोकस कीजिए। जब नींद आ रही हो तो जबरदस्ती मत कीजिए, आधा घंटे का रेस्ट कर लीजिए, अलार्म लगा के रखिए, हाफ एन आवर बाद उठ जाइए, चाय पीजिए, मुंह धोइए, साफ कीजिए अपना चेहरा, पानी वानी पीजिए, टहलिए थोड़ा सा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जो आपको किसी एपिसोड में आपने सुनी नहीं होगी, किसी वीडियो में कहीं सुना नहीं होगा आपने अभी तक, पढ़ने पर हमारी आंखों की जो एकाग्रता है वो लगातार, जब सफेद कागज पर काले अक्षर जब उभरे हुए होते हैं तो हमारा जो आंखों का जो रेटिना है उस पर एक तरह का धुंधलापन आने लगता है। तो क्या करें, इससे बोरिंग होती है, बोरियत होती है हमारी, हमको बोरियत होती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूं, इसको जीवन भर के लिए याद कर ले, अपने दोस्तों को, परिवार के सारे लोगों को, बच्चों को, सबको शेयर कीजिए। आंखों के जो डॉक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि आप 15 मिनट, आधा घंटा पढ़ने के बाद अपनी खिड़की में से सामने हरे वृक्ष देखिए, हरे पत्ते, वृक्ष को हरा पेड़ दिखाई दे जाए, 2 मिनट 3 मिनट के लिए हरे हरे जो पेड़ पौधे हैं उनको देखिए, खिड़की खोलकर बैठिए। अगर आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है, खिड़की में आप बैठकर पेड़ पौधे नहीं देख सकते हैं, अपनी टेबल पर एक छोटा सा प्लांट, हरा प्लांट लगा लीजिए, उस प्लांट को देखिए। ये भी नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास, तो कम से कम अपनी दीवार पर, टेबल पर सामने हरे रंग की वस्तुएं रख लीजिए। कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकते हैं, ग्रीन फ्लावर्स हो सकते हैं, कुछ पिक्चर हो सकती हैं, चित्र हो सकते हैं, हरे रंग को देखिए। आपको याद होगा पहले, अब तो वो बंद हो गया है, लेकिन जब पहले आंख का ऑपरेशन करवाया जाता था तो आंख के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स जो पट्टी बांधते थे वो हरे रंग का कपड़ा होता था पुराने टाइम में, अब तो हट गया है। तो वो जो पर्पज है उसका यह है कि आपकी आंखों को एक सुकून मिले, क्यों, हरा रंग शांति देता है आंखों को। तो पढ़ने के लिए फोकस कीजिए, हर आधा घंटे बाद अपना फोकस बदलिए, हरे रंग देखिए, कुछ थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा चाय पीजिए, घूमिए, टहलिए, बात कीजिए, हल्का फुल्का मनोरंजन कीजिए और फिर अपनी पढ़ाई पर लगे। घंटों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे शेड्यूल बनाइए, पहला पेपर, दूसरा पेपर, पहले पेपर के पार्ट 1, 2, 3 उन पर फोकस करना, अलग अलग देर से पढ़ना। इसी तरह से जब आप अपने ऑप्शनल पेपर पर पढ़ेंगे तो 10th क्लास, 12th क्लास तक का फोकस अलग है, उसके बाद ग्रेजुएशन तक का, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, तो उन पर फोकस कीजिए। और इस तरह से एकाग्र होकर जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप अपने खुद को कंट्रोल करिए और स्वयं को दिशा देना सीखिए, निर्देश देना सीखिए। यह बहुत सरल और आसान तरीका है। मन की एकाग्रता के लिए एक्सटर्नल उपायों की, बाहर के उपायों की आवश्यकता नहीं है। मन की एकाग्रता मन के द्वारा ही नियंत्रित हो सकती है। आप अपने आप, यू आर द मास्टर ऑफ योर सेल्फ, आप अपने मास्टर खुद हैं। अपनी सफलता के लिए लक्ष्य तय करने वाले भी आप हैं, उसको अर्जित करने वाले भी आप हैं और सफलता का श्रेय लेने वाले भी आप हैं। हम इस एपिसोड के माध्यम से हम सहायक बन रहे हैं आपकी सफलता के लिए। आप करके आप तय तो कीजिए, सफल बनना है ये निश्चय कर लीजिए और इस एपिसोड के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, आपको पता लगेगा कि आप कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। आज के समय का आज का जो समय है वो बहुत टफ कंपटीशन का समय है, बहुत हार्ड लेबर। क्यों मैं बार बार कह रहा हूं हार्ड लेबर, इसलिए कीजिए कि कंपटीशन बहुत टफ होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, 6000 फॉर्म सीट हैं और 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि नई ऊंचाइयां हर बार हासिल नए लोग ही करते हैं। पुराने रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए होते हैं। क्रिकेट में देखिए आप, रोजाना रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यहां भी हम देखेंगे तो रोजाना रिकॉर्ड हमारे टूटते मिलेंगे हमको। हम रोजाना इन रिकॉर्ड्स को खुद भी तोड़ सकते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी करना, अच्छे 10 साल के प्रश्न पत्रों को तैयार करना, अपनी सोच का दायरा व्यापक करना, अपनी कमियों को ढूंढना, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो कन्फ्यूजन से दूर रहना, ये सारी चीज़ें आपको बार बार दोहरानी पड़ेंगी और इनके आधार पर आप सफलता के नए मार्ग भी तय कर सकेंगे। याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अखबारों में भी पढ़ रहे हैं लगातार, आप देश दुनिया में भी देख रहे हैं, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ें, कोई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त नहीं हो, कोई आपको बहकाए नहीं, कोई आपको कहे नहीं कि पेपर खरीद लो, पेपर दे देता हूँ, कोई आपको कह दे कि मैं आपकी जगह परीक्षा में शामिल हो जाता हूँ। इस तरह के किसी भी काम में शामिल नहीं होना है।
आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपने बलबूते पर सफलता प्राप्त करनी है। वैधानिक तरीकों से, उचित तरीकों से, कानूनी तरीकों से अपने आप को साउंड कीजिए और उन्हीं के आधार पर सफलता प्राप्त कीजिए। जो करंट अफेयर के इश्यूज हैं उन पर बारीक नज़र रखिए। मार्केट में जो लगातार चीज़ें हो रही हैं, देश दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर फोकस कीजिए आप लगातार। आप देखेंगे कि जो घटनाएं सभी से, जो सबके लिए पूछी जाती है, करंट अफेयर के जो बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अखबारों की तैयारी कीजिए, अखबारों के साथ उन पर काम कीजिए। सफलता की कुंजी का जो सबसे अहम हिस्सा है वो टाइम मैनेजमेंट है। बार बार मैं आपको दोहरा चुका हूँ, इसको फिर से कहने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो अभ्यास आपको लगातार करना है, अभ्यास के मुद्दे पर मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा। आप डमी पेपर बनाइए। मार्केट में एक्सरसाइज पेपर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लासेज में जो एक्सरसाइज पेपर्स अवेलेबल हैं, अखबारों में भी छपते रहते हैं। आप खुद भी अपना पेपर बना सकते हैं और शेड्यूल बनाइए, जनरल पेपर बनाइए और उसके बाद अपना सब्जेक्ट का पेपर बनाइए और फिर देखिए टाइम मैनेजमेंट में आप उसको कैसे हल करते हैं। इनको भी, और जो घर में कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं उसको घर पे तैयारी करिए। आत्मविश्वास बनाए रखिए, अपनी कमजोरियों को लगातार दूर करते रहिए। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि आप का ध्यान उन बातों पर रहना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर ध्यान रखिए। परीक्षा में सफलता प्राप्त करना आपका लक्ष्य है, लेकिन याद रखिए कि परीक्षा आप देने जा रहे हैं, परीक्षा आपको लेने नहीं आ रही। परीक्षा आपकी परीक्षा लेने नहीं आ रही है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं। और आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा पर आप हावी हो जाइए। परीक्षा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि परीक्षा अगर आप पर हावी होगी तो फिर नकारात्मक सोच होगा, डिप्रेशन होगा, शारीरिक घबराहट होगी, थकान होगी, चेहरे पर पसीने आने लगेंगे। परीक्षा के दिनों में खासतौर पर जब पेपर देने जाते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमने देखा है, तो उनसे बचिए। अपने दोस्तों के साथ सफलता को शेयर कीजिए, बात कीजिए उनसे और अपनी काबिलियत बढ़ाइए और परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, इसलिए आपको लगातार आगे बढ़ने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ इस बात पर यकीन करना है और इस बात को सार्थक करके दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं सफलता के किसी भी मानदंड पर खड़ा हो सकता हूं। इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो राजपत्रित अधिकारी बनने का यह सुनहरा दौर आपके सामने है, सुनहरा समय आपके सामने है और इस सुनहरे समय पर इस एपिसोड के माध्यम से हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने का, दीपावली के अवसर पर घर में लक्ष्मी पूजन करने का और अपने भाग्य को बुलंदियों तक पहुंचाने का और आने वाले 20-30 साल तक, 40 साल तक आप राजपत्रित अधिकारी के ऊंचे से ऊंचे पद पर चले जाएं। इन सब के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। यह एपिसोड आप उन सब मित्रों को, युवा वर्ग के साथियों को समर्पित है जिन्होंने ये आरपीएससी के फॉर्म भरे हैं और अपनी तैयारी में जूझना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।